जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया दोस्तों, यानी आधुनिक भारत का इतिहास हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था दोस्तों 1947 का, यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। यानी हमने दोस्तों अपना कंप्लीट जो जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने एक्ट आए थे और ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो अधिनियम आए थे दोस्तों, हमने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया और देखा दोस्तों कि किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को दोस्तों हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को रेगुलर क्लास को देख रहे होंगे वो लोग क्या करते रहेंगे दोस्तों, बस वो टाइम टाइम पे अपना क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी जो लोग दोस्तों अभी चैनल से जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वह वीडियो को एक सीक्वेंस से यानी एक क्रम से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हम हिस्ट्री आपको दोस्तों एकदम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है दोस्तों आपको क्रमागत रूप से एक सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप दोस्तों चीज़ों को एक क्रम से देखेंगे तो चीज़ों को और ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी जो इंटरलिंकिंग पावर होगी, आपको कनेक्ट करने की जो पावर होगी वो और अच्छा होगी। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, चीज़ों को एक क्रम से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे समझेंगे। अब हम दोस्तों यहीं से आगे देखने वाले दोस्तों, हमने यहाँ तक का देख लिया था 1947 का जो एक्ट था, यहाँ तक की चीज़ों को विस्तृत रूप से देख लिया था और देखा था किस तरह से दोस्तों देश का आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और भारत जैसे दो स्वतंत्र अधिराज्यों का गठन हुआ और भारत का राज्य सचिव पद किस तरह से समाप्त हुआ। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे जो विविध वाला फैक्ट दिया गया है और जो इधर कुछ दोस्तों जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिया है, तो हम उसको देखने वाले हैं और देखने वाले दोस्तों इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दोस्तों अब आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में सुविधाजनक हो। तो देखिए हम सबसे पहले दोस्तों विविध में हम बात करेंगे अब किसकी, अरोड़ा आसफ अली के बारे में। तो आप सब दोस्तों आप अपना पेन उठा लीजिएगा, अपनी कॉपी उठा लीजिएगा, आपको जो कुछ चीज़ें अच्छी लगे वह क्या करते रहेंगे, आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले बात करें दोस्तों अरोड़ा आसफ अली की, यह कौन थी, देखिए यह दोस्तों एक राष्ट्रवादी नेत्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जो मूल नाम था दोस्तों वह अरोड़ा गांगुली था। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अगर यह आ जाए या तो अरोड़ा गांगुली आ जाए या अरोड़ा आसफ अली आ जाए, तो दोनों दोस्तों एक ही महिला का नाम है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये अरोड़ा आसफ अली का दोस्तों ये ओरिजिनल नाम जो था, मूल नाम ही था क्या दोस्तों, वह था अरोड़ा गांगुली था। तो यह क्या थी दोस्तों, एक राष्ट्रवादी नेतृत्व थी। मतलब उस समय जा रहे हैं दोस्तों, उस समय जो लीडर थे उसमें मेल भी थे और फीमेल भी थे। तो ये जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनमें से दोस्तों यह फीमेल कैटेगरी की राष्ट्रवादी नेत्री थी, यानी यह दोस्तों एक क्या स्वतंत्रता सेनानी थी। तो आप सबसे पहले यही याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इनके बारे में हम क्यों पढ़ें या क्यों इनको याद रखें, क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था, तब हम उसको अब देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अरोड़ा आसफ अली ने क्या किया दोस्तों, देखिए 1942 में यानी 1942 में इन्होंने क्या किया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख महिला संगठन करता थी। तो आप सबसे पहले यह याद रखिएगा दोस्तों इस अरोड़ा आसफ अली के बारे में, यानी या अरोड़ा गांगुली के बारे में आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था दोस्तों 1942 में यानी 1942 में दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था दोस्तों, उस आंदोलन में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, भूमिगत होकर यानी अंडरग्राउंड होकर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, महिला संगठनकर्ता का भूमिका निभाई थी, यानी महिला संगठन का क्या कर दिया था दोस्तों, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आप यह फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आप इसको भी देख लीजिए। देखिए और उन्होंने क्या किया दोस्तों, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में इन्होंने दोस्तों एक भूमिका निभाई थी। तो एक तो दोस्तों इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन्होंने क्या किया दोस्तों, अरोड़ा आसफ अली अरोड़ा गांगुली ने दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग थी उसके भी गठन में दोस्तों इन्होंने भूमिका निभाई, और जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन था दोस्तों इसके भी गठन में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आप यह चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा। यह सब चीज़ें कब तक ही दोस्तों, यह 1947 से पहले की सब घटनाएं हैं, यानी भारत की आज़ादी से पहले दोस्तों इन्होंने क्या योगदान दिया था, तो यह इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है दोस्तों तब इनके बारे में इन्होंने और क्या काम किया था, देखिए आज़ादी के बाद
बाद दोस्तों क्या होता है 1988 में यह क्या होती है दोस्तों दिल्ली की मेयर निर्वाचित की जाती हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों अरुणा आसफ अली यानी अरुणा गांगुली दोस्तों भारत की आज़ादी के बाद 1958 में यानी 1958 में दोस्तों क्या होता है या दिल्ली की मेयर निर्वाचित होती है यानी दिल्ली की दोस्तों या मेयर बनती हैं। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों कुछ प्रकाशन किया था, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए इन्होंने क्या किया था दोस्तों, पैट्रियाट नामक एक समाचार पत्र था उसका पब्लिकेशन किया था, और लिंक नामक एक पत्रिका थी दोस्तों इसका भी इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन किया था। तो आप यह दोनों भी चीजें याद रखिएगा कि जो पैट्रियाट समाचार पत्र था न्यूज़पेपर था दोस्तों, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो वह किया था दोस्तों अरुणा आसफ अली या अरुणा गांगुली ने। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक लिंक नामक पत्रिका होती थी उस पत्रिका का भी दोस्तों इन्होंने क्या किया था, पब्लिकेशन किया था यानी प्रकाशन किया था। तो आप दोस्तों यह अरुणा आसफ अली के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और यही मेन मेन चीजें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप यह फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो दोस्तों, या आप दोस्तों वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो दोस्तों, या अभी जो दोस्तों ईपीएफओ का वैकेंसी आ गई है जिसकी फॉर्म अभी भरी जा रही है दोस्तों, या आप इसकी तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो जहां पर दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो उन सब हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों आपको सिलेक्टिव चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आपको वही पढ़ाया जा रहा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों यह लगभग हर एक एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है जिनसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान से आप फिर से सुनिए। तो देखिए हम सबसे पहले बात किससे करने वाले दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो देखिए क्या हुआ था दोस्तों, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी किसको ठहराया था दोस्तों, वह ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो यह क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा भी गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन, आप सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों कौन, कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था उन्होंने दोस्तों भारत के विभाजन के लिए यानी जो भारत का विभाजन करके पाकिस्तान और भारत नाम का दोस्तों जो अलग अलग जो दो देश बने, जो देश कंट्री बने दोस्तों, तो इन माउंटबेटन ने क्या कहा कि इसके विभाजन के लिए उत्तरदायी उन्होंने किस व्यक्ति को ठहराया था दोस्तों, तो उन्होंने ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़े हुए थे, वह कहते थे दोस्तों हमें पाकिस्तान के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं है। तो आप इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, वह देखिए है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के बारे में। वह क्या है देखिए इन्होंने दोस्तों क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। तो सबसे पहले आप याद क्या रखेंगे दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप सबने पढ़ा दोस्तों। तो जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था यानी जो आईएनसी थी, अगर पूछा जाए दोस्तों उसके सरकारी इतिहासकार कौन थे, यानी गवर्नमेंट हिस्टोरियंस कौन थे दोस्तों, यानी सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो वह थे दोस्तों डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी थे। तो आप इसको नाम को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट हुआ क्या, हम उसको देखते हैं। देखिए वो क्या है दोस्तों, देखिए गुटनिरपेक्ष देशों के का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, सितंबर 1961 में आयोजित किया गया था। यह बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अब आप ऐसे देखेंगे दोस्तों यह तो कंटेम्परेरी हिस्ट्री से संबंधित यह क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया में भी आता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया आप जानते हैं दोस्तों आगे जो आज़ादी के बाद भी जो दोस्तों हिस्ट्री हमारी चलती है 1964 तक चलती है, तो एक तरह से वहाँ से भी आता है और यह समकालीन इतिहास की कंटेम्प्ट में भी आता है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है तो यह फैक्ट इसलिए यहाँ दिया गया है। तो आप याद रखिएगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए जो पूछा गया था दोस्तों कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सबसे पहले पूछा गया था कहाँ हुआ था, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन। तो आप याद रखिएगा दोस्तों वह हुआ था बेलग्रेड में। और कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1961 में यानी 1961 में हुआ था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और 1961 में दोस्तों एक क्या घटना होती है आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए 1961 में दोस्तों क्या होता है, भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया था। आप सब जानते हैं दोस्तों गोवा पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगाली दोस्तों वहां पर बने हुए थे। आजादी के बाद भी दोस्तों क्या था, पुर्तगाली लोग जो थे वह गोवा में थे। तो 1961 में क्या किया गया दोस्तों, 1961 में क्या किया गया था दोस्तों, भारत ने सेना को भेजकर क्या कर लिया, गोवा को मुक्त करा दिया। यानी वहां पर जो पुर्तगाली लोग दोस्तों जो वर्चस्व स्थापित किए थे उनको वहां से हटा दिया गया।
और हम दोस्तों अपना एक देखिए, ये सारे जो फैक्ट है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एक फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इन सब से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रिपीटेड ये क्वेश्चन है, रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए दोस्तों आपको यहाँ फिर से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको दोस्तों बहुत ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, यह कोई मजेदार टॉपिक से नहीं कि आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ के कि आपको बहुत, मैं बहुत चाहूँ तो मैं दोस्तों आपको इसको मजेदार बनाऊँ, मैं कहानी जोड़ता चलूँ बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मैं चाहता हूँ आपको कम समय में आधे घंटे में जो भी कंटेंट दूँ वो अच्छा दूँ, ताकि आप देखिए, आपके पास सारी किताबें हैं, आप इधर उधर से पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी करने, आप सबका उद्देश्य होता है अंत में क्या होता है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। तो हम दोस्तों आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन में के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा एक नेक्स्ट फैक्ट हुआ क्या है, तो देखिए वह क्या है दोस्तों, वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए 1858 ईस्वी में दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता कि 1858 ईस्वी में यानी 1858 में दोस्तों कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था, उस कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे, यानी फर्स्ट ग्रेजुएट कौन थे दोस्तों, तो वह थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। तो यह नाम आप अच्छे से याद रखिएगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं दोस्तों, पहले स्नातक थे। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा दोस्तों अगला जो फैक्ट वाक्य दिया गया आप उसको भी देख लीजिए। देखिए, भारत ने दोस्तों क्या किया, 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, युवा हुई थी केरल में। अब आप यह भी दोस्तों देखिए, यह समकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, यानी यह कंटेम्प्रेरी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया तो यहाँ पर इसलिए दिया गया। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, पूछा गया था एक बार दोस्तों कि भारत में 1957 में यानी 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी, केरल में हुई थी। या तो इस तरह यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, वह हुई थी दोस्तों केरल में। कब हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 1957 में यानी 1957 में। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा दोस्तों जो अगला फैक्ट दिया गया वह क्या है, तो वह भी आप देख लीजिए। तो देखिए 1866-67 में दोस्तों क्या होता है, उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को ही क्या कहा गया था, प्रकोप का समुद्र कहा गया था। तो देखिए हुआ क्या था दोस्तों, यह बात कब की हो रही, 1866-67 की, यानी 1866-67 की दोस्तों यह बात हो रही है। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, उड़ीसा में एक भीषण अकाल पड़ा था। तो जो उड़ीसा में दोस्तों भीषण अकाल पड़ा था, उसी भीषण अकाल को दोस्तों क्या कहा गया था, प्रकोप का समुद्र कहा गया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि जो उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था उसको क्या बोला गया था, उसको कहा गया था प्रकोप का समुद्र, क्योंकि यह अकाल जो था दोस्तों वह बहुत भयानक था। अब इस उड़ीसा अकाल के बाद दोस्तों होता क्या, एक कमेटी नियुक्त हुई थी, किसकी अध्यक्षता में, सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। तो आप जानते हैं दोस्तों 1867 में उड़ीसा में अकाल आया, इसको प्रकोप का समुद्र कहा गया। तो ये जो अकाल आया था दोस्तों, इस अकाल के बारे में जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था दोस्तों, वह अध्यक्षता कर रहा था सर जॉर्ज कैंपबेल। तो यह नाम भी आप याद रखेगा दोस्तों कि उड़ीसा अकाल के बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष है दोस्तों सर जॉर्ज कैंपबेल। तो यह नाम भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए। देखिए दोस्तों क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। वह कौन कौन थे दोस्तों, एक था चीतू, दूसरा था दोस्तों बासिल मोहम्मद, तीसरा कौन था, करीम खान। तो क्या हुआ था दोस्तों, देखिए आप सब जानते हैं दोस्तों, जो पिंडारी लोग थे, पिंडारी लोग कौन होते दोस्तों, यह लूटपाट करते थे, मतलब लूटपाट करके क्या करते दोस्तों, धन ले जाते थे, उसमें लोगों की यह हत्या भी कर देते थे। तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में यह बातें की जा रही है, यानी ये 1800 से लेके 1850 के आसपास की यह बातें चल रही है। तो उस समय दोस्तों जो पिंडारी लोग थे, उन पिंडारियों में 3 प्रमुख नेता कौन थे, तो आप यह नाम याद रखेंगे दोस्तों, एक चीतू था, एक था दोस्तों बासिल मोहम्मद, और एक कौन था दोस्तों, वह था करीम खान। तो यह तीनों के तीनों नाम दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, आप उसको भी याद रखिए। देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो दोस्तों थोड़ा लंबा दिया गया, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, 7 जुलाई 1896 ईस्वी को क्या होता है दोस्तों, बंबई के वाटसन होटल में क्या होता है दोस्तों, मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ल्यूमिएरे बंधुओं द्वारा, जो कि फ्रांस के थे। यह क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देखिएगा। देखिए, यह एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए दोस्तों आप इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए, हुआ क्या था दोस्तों, यह घटना का भी दोस्तों 1896 की है, यानी 7 जुलाई 1896 का। तो आप केवल इतना याद रखिएगा। 1896 में क्या होता है दोस्तों, बंबई में एक होटल था दोस्तों, वाटसन होटल जिसका नाम था। जो बंबई में होटल था उसका नाम क्या था? वाटसन होटल। वहां पर क्या होता दोस्तों, मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों ल्यूमेरे बंधुओं द्वारा, जो कि फ्रांस थे। यानी यह कौन था दोस्तों? यह नाम आप याद रखिएगा, द ल्यूमियरे। आप नाम क्या याद रखेंगे दोस्तों? ल्यूमियरे। ल्यूमियरे कौन से? तो दोस्तों यह कहाँ का था दोस्तों? यह फ्रांस का था। तो इसने क्या किया था दोस्तों, भारत में पहला सिनेमा शो कहाँ आयोजित किया था? बंबई के वाटसन होटल में। और उसका नाम क्या था दोस्तों? मार्वल ऑफ द सेंचुरी। तो आप दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, वह है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो आप इसको भी देख लीजिए क्या था दोस्तों। तो याद है दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो आप सबसे पहले यही याद रखिएगा दोस्तों, अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा दोस्तों? यह आएगा दोस्तों कि वह प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था दोस्तों, प्रथम राष्ट्रवादी नेता। तो उसमें किसका नाम आएगा दोस्तों? उसमें इसका नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, वह है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। और यह बहुत ही प्रसिद्ध नारा है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री। आप सब जानते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी जो क्या थे, तो भारत के प्रधानमंत्री भी थे। और आप सब जानते हैं दोस्तों ये बहुत ही साधारण छवि के प्रधानमंत्री थे, जबकि यह प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी दोस्तों यह अपना आम जीवन जैसे जीते थे, उसी तरह से दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जिए थे दोस्तों। और इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, जय जवान जय किसान। क्योंकि यह दोस्तों किसान थे, तो इनको यह चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में थी दोस्तों कि किसान क्या करता है, किसान का क्या योगदान होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि जय जवान जय किसान नारा किसका था दोस्तों? वह था लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो अरोड़ा आसफ अली के बारे में जो फैक्ट दिया गया है और यह लाल बहादुर शास्त्री तक की जो फैक्ट दिया गया दोस्तों, यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों इधर क्योंकि अब मॉडर्न इंडिया के कुछ ही लेक्चर बचे हैं, अमूमन 3-4 वीडियो और बचे, 4-5 वीडियो, जब आपका दोस्तों यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो इधर जितने भी पॉइंट है दोस्तों वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से 2-2, 3-3 बार वीडियो को देखेंगे। और इसलिए दोस्तों हम भी आपको बहुत आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा अगला फैक्ट है वह क्या है। वह है दोस्तों भारत के आर्थिक विकास के बारे में गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी बातें की थी, तो वह भी देख लीजिए दोस्तों। देखिए जो भारत का आर्थिक विकास है दोस्तों, तो उसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था दोस्तों कि लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया जाए। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने था दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था, भारी औद्योगिकरण के पृष्ठपोषक थे। तो आप देखिए याद रखिएगा दोस्तों क्या था। आप सब जानते हैं दोस्तों भारत के आर्थिक विकास के बारे में गांधी जी का और नेहरू जी का अपना अपना मत था, जबकि दोनों ही दोस्तों मत स्वीकार्य हैं और दोनों ही मत दोस्तों अपने अपने समय पे उचित है, क्योंकि दोनों ही दोस्तों क्या था, हमारे देश के लिए जरूरी था। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, ग्रामीण है, यानी गाँव में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। और कुछ ही दोस्तों क्या है शहरी क्षेत्रों में उस समय रहते थे। आज के समय में और उस समय में दोस्तों बहुत अंतर था। उस समय में तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती थी। आज भी देख रहे हैं दोस्तों जितने भी खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से लेकर काम होते हैं ग्रामीण एरियाज में ही होते हैं। तो आप सोचिए आज जब ये हाल, तो सोचिए दोस्तों उस समय 1947 के आसपास क्या कंडीशन रही होगी। तो दोस्तों गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने दोस्तों लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया था। लघु कुटीर उद्योग आप सब समझते हैं ना दोस्तों, जो छोटे छोटे हस्तकरघा उद्योग होते हैं, जो देसी जो स्थानीय उद्योग होते हैं, जो आप सब जानते हैं ना लोकल उद्योग जो होते हैं, अलग अलग जिले के अलग अलग राज्य के, हमारे यहाँ देखे होंगे दोस्तों अलग अलग शहर के कुछ एक बेसिक उद्योग है जो स्थानीय उद्योग है। तो उन्होंने दोस्तों लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था दोस्तों कि वो यह क्या थे दोस्तों, यह भारी औद्योगिकरण के पृष्ठपोषक थे, यानी दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन के पृष्ठपोषक थे। तो दोनों ही बातें सही थी। मतलब दोस्तों आज के समय में देख रहे हैं दोस्तों यही हो रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारे जो लोकल इंडस्ट्री हैं, जो हमारे स्थानीय उद्योग धंधे हैं, जैसे हस्तकरघा हुआ और जो छोटे छोटे आप सब देख रहे हैं कढ़ाई का जो काम होता है दोस्तों,
आप सब बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे। तो आज देख रहे हैं ना दोस्तों, उसको भी संरक्षण दिया जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे यानी औद्योगिकरण पर ही भी जोर दिया जा रहा है। तो आप यह दोनों ही के दोनों ही फैक्ट अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ एक दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, वह है राइटर्स बिल्डिंग के बारे में। आप ये देख रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या है, राइटर्स बिल्डिंग के बारे में। तो राइटर्स बिल्डिंग के बारे में दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से देख लिए, देखें कि ये राइटर्स बिल्डिंग है क्या। तो देखिए दोस्तों, हम बात किसकी करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों राइटर्स बिल्डिंग की। तो देखिए दोस्तों, यह राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर है, यह कोलकाता में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय जो दोस्तों इसी भवन में है। तो आप सबसे पहले यही याद रखिएगा दोस्तों, यह राइटर्स बिल्डिंग क्या है। राइटर्स बिल्डिंग सबसे पहले आप याद रखें कहाँ पर है दोस्तों, किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। और पश्चिम बंगाल के दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका कार्यालय इसी भवन में है। आप दोस्तों कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप सब दोस्तों खुद बताइएगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है। तो उनका जो कार्यालय है दोस्तों, जो ऑफिस है, इसी राइटर्स बिल्डिंग में है। अब इस राइटर्स बिल्डिंग का दोस्तों वास्तुविद कौन था, वह था दोस्तों थॉमस लियोन। और इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स यानी राइटर्स के लिए। तो सबसे पहले आप यही याद ये रखिएगा दोस्तों, यह जो राइटर्स बिल्डिंग था इसका वास्तुविद कौन था, वह था थॉमस लियोन। तो आप यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि जो कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग है इसका वास्तुविद कौन था, तो वह था दोस्तों कौन था, थॉमस लियान। तो आप यह नाम तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, कौन, थॉमस लियान। अब इसको दोस्तों क्यों निर्माण किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, तो उस समय दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों जो जूनियर सर्वेंट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्हीं के लिए दोस्तों यह बिल्डिंग बनाई गई थी। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो जूनियर सर्वेंट्स होते थे दोस्तों, उन्हीं के लिए यह, उन्हीं में जो राइटर्स होते थे, जूनियर सर्वेंट को ही राइटर्स बोला जाता था, तो उन्हीं के लिए दोस्तों यह बनाई गई थी। वर्तमान में दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो सीएम होते हैं उनका जो ऑफिस है, जो कार्यालय है दोस्तों, वह इसी राइटर्स बिल्डिंग में है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह भी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं कुछ पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में कि आपके इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इसको भी देखने वाले हैं कि पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात किससे करने वाले हैं दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आमार सोनार बंगला गीत के बारे में, क्योंकि यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी मात्रा में दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह आमार सोनार बंगला गीत के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखने वाले, आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे हम पहले बात करते हैं दोस्तों आमार सोनार बंगला का रचना किसने किया था दोस्तों, वह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था, 1905 में। अब कब किया था दोस्तों, उस समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन यह पूछा जाएगा दोस्तों कि यह जो आमार सोनार बंगला है, इस आमार सोनार बंगला गीत के रचयिता कौन थे, तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें रचना कब किया था दोस्तों, बंग भंग आंदोलन के दौरान, यानी 1905 में, 1905 में। तो आप दोस्तों यही सबसे पहले याद रखिएगा। अब हम दोस्तों यह जो आमार सोनार बंगला है यह कहाँ से प्रेरित था, किस संगीत से प्रेरित था, तो दोस्तों याद रखिएगा गगन हरकारा के गीत अम्ही कोढ़े पावो तारे से प्रेरित था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों आमार सोनार बंगला गीत के रचयिता कौन थे, तो रचयिता तो थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन इसकी रचना उन्होंने दोस्तों किस संगीत से प्रेरित होकर किया था, तो एक संगीत थी दोस्तों गगन हरकारा के, एक गीत था दोस्तों, क्या था, अम्मी कोढ़े पाबो तारे। अम्मी कोढ़े पाबो तारे से दोस्तों आमार सोनार बंगला गीत को प्रेरित करके दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका क्या किया था, रचना किया था। और क्या हुआ दोस्तों इसके बारे में और क्या फैक्ट याद रखेंगे, तो इसमें जो दोस्तों प्रथम 10 पंक्तियां हैं वह 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। यानी यह दोस्तों आमार सोनार बंगला गीत है दोस्तों, इसकी जो दोस्तों प्रथम 10 पंक्ति है, यानी शुरुआत की जो 10 पंक्ति है दोस्तों, उसको बांग्लादेश ने क्या बना लिया है, अपना राष्ट्रगान बना लिया है। एक होता राष्ट्रगीत, एक होता है राष्ट्रगान। तो बांग्लादेश ने क्या बनाया दोस्तों, अपना राष्ट्रगान बनाया है, यानी नेशनल एंथम बनाया है। कब बनाया है, 1972 में। तो यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम
किस गीत को बनाया है दोस्तों? तो जो भारत का जो आमार सोनार बांग्ला गीत है दोस्तों, जिसकी रचयिता किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसकी जो दोस्तों प्रथम 10 पंक्ति है, स्टार्टिंग जो 10 पंक्ति है दोस्तों, उसी को बांग्लादेश ने क्या कर लिया? अपना राष्ट्रगान बना लिया है। अब पूछा जाता है दोस्तों, इस आमार सोनार बांग्ला गीत के अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? तो वह थे दोस्तों सईद अली एहसान। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि जो आमार सोनार बांग्ला गीत है, इसका अगर अंग्रेजी अनुवादक आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? वह थे दोस्तों सईद अली एहसान। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यह दोस्तों जो आमार सोनार बांग्ला गीत वाला है जो फैक्ट है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि इसके अंग्रेजी अनुवादक कौन थे। तो अंग्रेजी अनुवादक थे दोस्तों वह सईद अली एहसान। अब यहाँ दोस्तों एक पुस्तक है महात्मा गांधी की। अब उस पुस्तक के बारे में हम दोस्तों चर्चा करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो आप केवल उस पुस्तक के बारे में देख लीजिए। देखिए यह कई बार पूछा गया है। तो वह क्या था दोस्तों? देखिए हिंद स्वराज पूछा जाता है ना दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी थी? तो यह थी दोस्तों महात्मा गांधी की। और किस भाषा में थी दोस्तों? गुजराती भाषा में। इसमें उन्होंने दोस्तों ब्रिटिश संसद की तुलना किससे कर दी थी? बांझ और बेश्या से की थी। तो आप दोस्तों देखिए, आप सब इसको अच्छे से याद रखिएगा। आप ये बस फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एग्जाम में तो क्वेश्चन आपसे यही इतना पूछा गया कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी थी। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, जो हिंद स्वराज पुस्तक थी वह हिंद स्वराज पुस्तक किसकी थी? वह गांधी जी की थी। और यह हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः यानी दोस्तों ओरिजिनल किस लैंग्वेज में थी? तो यह मूलतः थी दोस्तों गुजराती भाषा में थी। लेकिन यह जो हिंद स्वराज पुस्तक था गांधी जी का दोस्तों, इस हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने जो ब्रिटिश संसद, यहाँ बात की जा रही है दोस्तों, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट की इन्होंने तुलना किससे कर दी थी? वह की थी दोस्तों बांझ और बेश्या से की थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और एक पुस्तक गांधी जी की और थी दोस्तों, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। यह भी गांधी जी की, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आप यहां याद रखिए दोस्तों, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को दोस्तों क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। एक थे दोस्तों यह महात्मा गांधी, आप सबसे पहले ही याद रखिएगा दोस्तों, यह महात्मा गांधी के भी पॉलिटिकल गुरु थे। और जो दोस्तों जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के ही दोस्तों पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी दोस्तों जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दोस्तों अपना पॉलिटिकल गुरु किसको कहा था? वह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। और महात्मा गांधी ने भी दोस्तों अपना राजनीतिक गुरु किसको कहा था? वह था गोपाल कृष्ण गोखले को। लेकिन आप याद रखिएगा जब पुस्तक की बात आती है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक दोस्तों किसकी है? गांधी जी की है, यह जिन्ना की नहीं है। तो आप यह फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम दोस्तों महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं हैं इसके बारे में, उनके लेखक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। आज यहीं तक दोस्तों, क्योंकि आज वाला जो फैक्ट बहुत बर्डन हो जाएगा, तो हम दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करें। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह है स्टडी विथ रामा। आप दोस्तों इसको क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको दोस्तों अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। आपके रिलेटिव में, आपके भाई बहन में जो भी दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक वीडियो शेयर कर देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों यह जो वीडियो है लगभग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग दोस्तों आपके संपर्क में होंगे दोस्तों, उनको भी पता चलेगा कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कैसे चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। बाकी आप सब क्या करेंगे दोस्तों? अपना अच्छे से मेहनत करते रहेंगे, अपने एग्जाम को टारगेट करके दोस्तों क्या करते रहेंगे? अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।